नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्ट्रीट मिल टीवी में। मैं हूं आपका होस्ट गोल्डी ग्रोवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड एक बीमारी ना होकर के काल बन गया है और आज सभी इसके खिलाफ लड़ाई में एकजुट होकर खड़े हैं। आज हम आए IMA अध्यक्ष डॉक्टर S. सिद्धैया के पास इस महामारी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेने। सर, स्वागत है आपका स्ट्रीट मिल टीवी के अंदर। सर, क्या कहेंगे इस बीमारी के बारे में? मतलब कभी सोचा था इस तरह से लोग तड़पेंगे, परिवार ख़त्म हो जाएंगे? ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन हमने पढ़ा ज़रूर था कि वो 100 साल पहले 1910 में ऐसा एक महामारी आई थी, फ्लू था जिसको स्पेनिश फ्लू बोलते थे। उस टाइम पे तो सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन अब सुविधाएं होते हुए भी बहुत समस्या हो रही है। सर, क्या कहेंगे इस बीमारी के बारे में? कभी नेगेटिव बातें तो हर जगह ही हो रही हैं, तो कोविड के बारे में सभी नेगेटिव माहौल है हर जगह पर। कोई ऐसा मंत्र बताइए कि सभी जो हमारे दर्शक हैं, पाठक हैं या आमजन है, वो किस तरह से इस माहौल में अपने आप को पॉजिटिव रखें। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें एक सिंपल सी बात है, जब भी किसी आदमी को, परिवार के लोग को, किसी भी आदमी को बुखार होता है, जुकाम होता है, खांसी होती है या दस्त भी लगते हैं या किसी को रैश भी हो सकते हैं, तो उसको कोविड मान लो। पहले दिन ही टेस्टिंग से पहले उसको कोविड मान लो और उस आदमी को अपना आइसोलेट हो जाना चाहिए, उसको मास्क लगाना चाहिए, उसके परिवार को पूरे को मास्क एक वैक्सीनेशन से बढ़िया चीज़ है। मास्क नहीं बचाना सबको, और जब तक उसका वो पूरा पता नहीं लगता भाई ये क्या चीज़ है, टेस्टिंग वेस्टिंग होती है 1-2 दिन में हो जाएगी, तब तक उसने सिर्फ पैरासिटामोल खानी है। और बहुत सारे लोग, कोई बता देता है भाई ये विटामिन C खा लो, जिंक खा लो, वो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, विटामिन नहीं है, लेकिन पैरासिटामोल ही लेनी है, कोई दूसरी दवाई नहीं लेनी। एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं खानी, बिल्कुल नहीं खानी। अगर खानी भी पड़े तो अपने डॉक्टर से पूछ कर ही लें। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इसमें ना करें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल में एंटीबायोटिक का कोई रोल होता नहीं है, ठीक है। तो एक मेन चीज़ जो है वो पैरासिटामोल और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, आइसोलेशन, मास्क का इस्तेमाल करना। तब तक वो बीच में अपना जो टेस्टिंग है वो करवा लें, ताकि उसका पता लग जाए, ताकि परिवार के लोग भी बच जाए बाकी के। तो सर, ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वायरल और कोरोना को? जैसे कुछ सिम्टम्स तो कॉमन रहे होंगे इन दोनों के बीच में। कॉमन रहते हैं, लेकिन जो कोरोना भी वायरल है, दूसरे वायरल फिर कई तरह के हैं। लेकिन आज के जब इस दौर में इतना सारा कुछ हो रहा है, जब भी हम किसी को, कोई हमारे पास आता है कि फीवर है, पाँव दुख रहे हैं, हाथ पैर दुख रहे हैं, सिर दुख रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, ठंड भी लग रही है, तो लोग इसको मलेरिया समझते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में हमें उसको कोविड ही मानकर चलना पड़ेगा शुरुआत में, ताकि वो आगे ना स्प्रेड हो। जब हम उसको शुरुआत में आगाह कर देंगे कि भाई इसको कोविड मानकर चलो, जब तक टेस्टिंग ना हो जाए, तो वो मास्क लगाए, आइसोलेट हो जाए, और परिवार लोगों को वो भी अलग हो जाए, मास्क लगाएं, ताकि जब तक पता लगे तब तक तो वो स्प्रेड कर चुका होता है। तो हम पहले ही एहतियात करें। अगर बाद में वो कोरोना नहीं निकलता तो बहुत अच्छी बात है, ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर निकलता है तो भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसको स्प्रेड रुक जाएगा अगर हम इतना ध्यान कर लेंगे। सर, बहुत से लोग जो अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, बीच में ही या तो उन्हें कोई बेड नहीं मिलता, या जब उन्हें एडमिशन मिल जाता है तो ना तो बेड की व्यवस्था मिल रही है उन्हें, ना इंजेक्शन वगैरह कुछ एक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो किसी तरह की ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इंजेक्शन भी मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? हमने ये देखा कि पैनिक ज़्यादा है, लोग कोरोना के नाम से घबरा जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 85 से 88% लोग, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती उनको, पैरासीटामोल, पानी, नींबू का पानी, लिक्विड, यही ज़रूरत पड़ती है। प्लेंटी ऑफ वाटर 85 से 86% तक वो ठीक हो जाते हैं, कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ ये सिंपल ट्रीटमेंट है, घर में रहेगा ट्रीटमेंट जो। बाकी की जो 15% बचे, उनमें से भी जो ऑक्सीजन का जो ज़रूरत है, वो 15 में से 10 को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और बाकी के 2-4-5 हैं, उनको हो सकता है कि आगे वेंटिलेटर की, 4-5 की भी नहीं, 2 या 3 की ही ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लोग पैनिक में भाग लेते हैं। डॉक्टर से सलाह कर लें कि भी किसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसको नहीं है। उनके कहने के बाद ही अगर वो कहते हैं कि आपको एडमिशन की ज़रूरत है या ऑक्सीजन की ज़रूरत, तभी आप लें। नहीं तो आप क्या करते हैं, लोग को पता लग जाए कि भाई मेरे को कोरोना है, वो आज से ही सिलेंडर ढूंढने लग जाता है, कहीं किसी हॉस्पिटल में जाके दाखिला धक्के से करवा लेता है, जबकि उसको वहाँ ज़रूरत नहीं है, वो बेड ऑक्यूपाई हो जाता है, ना उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत, ना किसी और चीज़ को, घर पे रह के डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कर सकता है। 85% से 86% लोग ठीक हो जाते हैं घर पर ही। थोड़ी सी बात है,
बाकी के 15% है उनके लिए तो बेड सफिशेंट है, ऑक्सीजन भी सफिशेंट रहेगी जब हम जाएंगे। अब हमने सुना है कि 1-2 दिन में ऑक्सीजन की जो किल्लत जो थी वो अब हट जाएगी, एक अच्छी बात है। जिसको ज़रूरत पड़े तो उसको ज़रूर जाना चाहिए हॉस्पिटल में, लेकिन डॉक्टर से सलाह ले ले पहले। और जिसको ज़रूरत नहीं है तो पैनिक में ना भागे, पैनिक में लोग ज़्यादा भागते हैं और फिर वो हॉस्पिटलों में भीड़ हो जाती है। जबकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 85% लोग घर में रह कर किसी अपने डॉक्टर की सलाह से फ़ोन पे सलाह ले लें, आने की भी ज़रूरत नहीं, वो सलाह ले लें और अपना ट्रीटमेंट कर लें। अगर आगे कुछ बात बढ़ती है तो वो डॉक्टर से बात कर लें। 2 ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक थर्मामीटर चाहिए और एक ऑक्सीमीटर चाहिए। थर्मामीटर तो सबके पास करीब करीब मिल जाता है, ऑक्सीमीटर की दिक्कत होती है। लेकिन गांव में कोई जो दूसरे लोग प्रैक्टिस करते हैं, किसी न किसी के पास ऑक्सीमीटर होता है, वहाँ से वो अपनी मदद लेके ऑक्सी लेवल जो ना ऑक्सीजन का लेवल आप पता कर सकते हैं। वो कभी अगर गिरता है तो अपने डॉक्टर से पहले बात कर लो, फ़ोन पर बात कर लो। अगर वो कहता है कि एक पार्टिकुलर लेवल से नीचे गिरता है तो फिर आपको वो सलाह देगा ही देगा कि भी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कईयों को घर पर भी सलाह दी जा सकती है कि आप ये ऑक्सीजन लगवा लो घर पे और ये दवाई खा लो, वो भी रिकवर हो जाते हैं। लेकिन किसी का बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो उसको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन थोड़े लोग हुए ना, वो तो बगैर बात पैनिक में आके लोग हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी बढ़ा देते हैं। मतलब संयम नहीं खोए कोई भी, किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या सर IMA के द्वारा कोई हेल्पलाइन नंबर किसी तरह का फतेहाबाद की तरफ से कोई जारी कर रहे हैं आप, जिससे लोग मतलब थोड़ा सा राहत महसूस कर सके, इमरजेंसी में बातचीत कर सके? सर वैसे तो अपने अपने डॉक्टर का सबके पास नंबर होता है, लेकिन हमने अभी सोचा था कि भी अपने कुछ डॉक्टर्स का अभी सलाह मिला के उनके नंबर हम वायरल कर देंगे ताकि लोग उसमें अपने हिसाब से उनसे सलाह ले सकें। बाकी जो जिसके डॉक्टर हैं जहाँ जाते रहते हैं उनके पास दिखाते रहते हैं, आप उन डॉक्टर से अपना कंसल्ट कर सकते हैं। उनके नंबर भी उनके पास होते हैं, उनको जानते भी हैं वो। तो वो जो अपना डॉक्टर है अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो ना सिंपल है, सिंपल ट्रीटमेंट। एक यही डिसाइड करना कि किस पेशेंट को हॉस्पिटल भेजना है, किसको नहीं, वो आपका फिजिशियन कर लेगा, आपका डॉक्टर कर लेगा। आप डिसाइड मत करो कि भाई मेरे को अस्पताल में दाखिल की जो ज़रूरत है, ठीक है ना। आप डिसाइड मत करो, अपने डॉक्टर को करने दो, एंड ही विल गिव द बेस्ट एडवाइस। आपका डॉक्टर सही एडवाइस देगा, आप उस पर विश्वास रखिए और जैसे वो कहे वैसे कर लीजिए। सर रेमडेसिविर बड़ा नाम, बड़ा इंजेक्शन जिसकी उपलब्धता को लेकर काफ़ी सवाल बनाए जा रहे हैं, उपलब्ध है नहीं, कालाबाजारी भी हो जा रही है। सर क्या असल मायनों में इसकी कितनी ज़रूरत है अगर कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो? देखो, जहाँ तक लिटरेचर की बात है, जो जहाँ से शुरू हुआ था USA से, वहाँ तो बैन हो गया, वहाँ तो यूज़ करते ही नहीं। अब वहाँ सरप्लस है, वही आ रहा है, ठीक है। इसका बहुत ही लिमिटेड यूज़ है, बहुत ही लिमिटेड। मैं आपको क्या कहूँ कि 1% का लो, वो भी कहाँ, शुरू के 5, 7, 10 दिन तक। जब वो भी कब, जब आपका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, दूसरी दवाइयाँ काम नहीं कर रही, तब आपको उसमें दे सकते हैं। और ये करता फिर भी कुछ नहीं, सिर्फ आपका ज़्यादा ये कर देगा कि भाई आपका जो हॉस्पिटल का स्टे है वो 2 दिन घटा देगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। एंटीवायरल ड्रग है, पक्का नहीं पता ये इसमें यूज़ काम आती है कि नहीं आती है। बहुत सारे कंट्रीज इसको यूज़ नहीं करे, इसके लिए भी मारामारी करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिशियन को अपना काम करने दो, वो जैसे कहे वैसे करने दो। ऐसे ही टेबलेट हैं, फेविफ्लू एंटीवायरल ड्रग है, उसके लोग पीछे भागते हैं, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, मत लो। अगर आपका फिजिशियन आपको नहीं देता तो मत लो, उसको प्रेस मत करो। ज़्यादातर ये होता है कि डॉक्टर साहब हमारे को ये दवाई फलाने आदमी ने, हमारे रिश्तेदार ने ली थी, आप भी बता दो, वो कह देता खा लो, बाकी उसकी आवश्यकता नहीं होती, नो यूज़। हाँ उसको डॉक्टर के मुंह में मत डालो भाई, आप टाइप करो, उसको अपने मन से जो करने दो। आपका फिजिशियन है, आपकी देखभाल करेगा, आपका ध्यान रखेगा, उसको पूरा पता है कि आपको क्या देना है। सर कल भी ना एम्स के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अशोक सीनियर डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि कोरोना के बाद अधिकतर जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर ब्लड क्लॉट की समस्या शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे सर आप? हाँ, ये जो है ना, इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग होती है सीवियर कंडीशन में। माइल्ड और मॉडरेट के लोग निकल जाते हैं, कुछ नहीं होता। सीवियर कंडीशन में जो होता है उनमें हाँ ये ना ब्लड थिनर बोलते हैं, वो लंबे समय तक देने पड़ते हैं। वो लोग लेते हैं, उनको देते हैं और उनको लंबे समय तक 6 वीक 8 वीक और उससे भी ज़्यादा समय तक लेना पड़ सकता है। वो तो उनको देते हैं, ये होता है, ये समस्या है। एक सर ये तो वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी, वो मेडिसिन जो भी फिजिशियन देते हैं सीवियर केसेस के बाद, ठीक होने के बाद उनको बाद में भी लेनी पड़ती है। शुरुआती दौर में मतलब उनकी ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं है, शुरुआती दौर में तो इनकी ऐसी महसूस नहीं है ना, दौर में इनकी ज़रूरत नहीं होती। माइल्ड केसेज में देयर इज नो नीड, मॉडरेट केसेज में, लेट स्टेजेस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यूज़ कर सकते हैं।
और सीवियर में तो इसको यूज़ करते ही करते हैं। इंजेक्टेबल भी होती हैं और टेबलेट भी होती हैं, वो दोनों यूज़ करते हैं। इसको ब्लड थिनर बोलते हैं आम भाषा में। वैक्सीनेशन ड्राइव सर एक बड़ा नाम, जिस गति से चल रहा है लगता है 2 साल लग जाएंगे मतलब हिंदुस्तान की जनता को कवर अप करने के लिए। तो इस दौरान इसे कैसे निपटा जा सकता है, क्योंकि डेथ रेट जो है वो हिंदुस्तान का काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इसने काफ़ी देशों को पीछे छोड़ दिया है। देखो, जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, वैक्सीनेशन तो मस्ट है, ये तो इसी ने हमारे को बचाना है। मैं आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट दी वैक्सीनेशन। 16 जनवरी को हमने लगवाया था, सेकंड भी लगवा लिया। और हमें भरोसा है कि भी वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज़ बनी, हमने टेस्ट भी करवाया था, एंटीबॉडीज़ बनी हैं, अच्छी खासी बनी हैं, तो उसके ऊपर भरोसा है कि वो हमारे को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अकेले वैक्सीन से बात नहीं बनेगी, वैक्सीनेशन तो कराना है। जब भी जिसको मौका मिलता है, जब भी उसको समय मिलता है, उसकी परिस्थितियाँ ठीक होती हैं, अवेलेबिलिटी होती है, ज़रूर लगवाएं। लेकिन अकेले वैक्सीनेशन को ये समझ ना लेना कि इससे सब कुछ हो गया। हमें उसके बावजूद भी अपने आप को बचाना है, औरों को बचाना है। कैसे? मास्क लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है। दूरी अभी भी रखनी है, उसके बावजूद भी आपने दूरी रखनी है। भीड़ भाड़ में नहीं जाना, मेलों में नहीं जाना। ये इधर उधर के जो भीड़ इकट्ठी होती है, उनको आपको 1 साल के लिए, 2 साल, जब तक ये रहता है, आपको हटना पड़ेगा। ये फंक्शन तो बाद में होते रहने। इसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना इतना ज़रूरी नहीं है। सोप एंड वाटर इज़ द बेस्ट। अगर आपको जहाँ तक कोशिश हो, सोप एंड वाटर अवेलेबल है, तो उसी से हैंड वॉश करो। जब तक हैंड वॉश नहीं करते, मुंह के, नाक को, आँख को, मुंह को टच मत करो, तो उसका वॉश करना जरूरी है। साबुन से बढ़िया सैनिटाइज़र आज तक वर्ल्ड में न बना है, न बनेगा। सैनिटाइज़र जो हम यूज़ करते हैं वो मजबूरी है। कहीं जब साबुन नहीं है, कहीं पानी नहीं है, तो वहाँ आप उस टाइम पे उस सैनिटाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूज़ सोप एंड वाटर जहाँ तक भी अवेलेबल हो। ये चीज़ें तो हमें लंबे समय तक इसको मानना पड़ेगा, इसके साथ चलना पड़ेगा, अपने जीवन को, पैटर्न को बदलना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। सर एक कई आयुर्वेदिक हैं, होम्योपैथिक हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि उनकी कुछ दवाओं से इस कोरोना से बचा जा सकता है, रोका जा सकता है। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो होगा, लेकिन हमें उनके डाटा नहीं पता, उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अगर वो ऐसा लगता है तो उनको लेने में कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर वो फूड प्रोडक्ट ही हैं, तो उनको हल्दी है, काली मिर्च है, ये है। पर एक बात है, वो ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिनके हिपेटोटॉक्सिसिटी हुई है, और वो उसकी गलती नहीं है, वो उस आदमी की गलती है जो 10-10 काढ़े पीने लग गया दिन में। इतने नहीं, जितने 1-2 अपने वैद्य बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं, उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि फूड पार्टिकल, इनका नुकसान तो कुछ नहीं होना, बट कितना क्या करते हैं वी डोंट नो। अति तो कहते हैं हर चीज़ की नुकसान ही करती है। ये उसी बात को सार्थक करते होंगे। कुछ संत नींबू को भी बड़ा असरकारक बताते हैं। वो बोलते हैं कि अगर हम उसकी 2 से 4 बूंदें अगर दिन में 3 से 6 बार नाक में डालते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव रहती है। कोई साइंटिफिक लॉजिक लगता है आपको इसके पीछे? नो साइंटिफिक लॉजिक। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उससे, जो इरिटेंट होता है नींबू का जूस, तो वो आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। सर घर में बैठे हैं लोग, जो ऑक्सीजन लेवल किसी तरह से बढ़ाया जा सकता है, कुछ एक मंत्र आप देना चाहें, बताना चाहें हमारे दर्शकों को? जिन आदमियों का जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो अपनी दिनचर्या रेगुलर रगे एक्सरसाइज हैं, योगा वगैरह जो भी हैं वो करते रहें। लेकिन जो बीमार हैं और जिनको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन लेवल 94-93 हो जाता है, तो वो जो है ना, एक अलग अलग पोस्चर हैं जिनमें आप वो लेट सकते हैं, जिसको प्रूनिंग बोलते हैं हम, उल्टा लेट जाना। तो उसकी जो फ़ोटो हैं वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप उनको देख के भी कर सकते हैं, उनसे बहुत फ़ायदा होता है। प्रूनिंग है, या आप आगे झुक के बैठ सकते हैं किसी चीज़ का सहारा लेके, या राइट साइड को और लेफ़्ट साइड को आप लेट सकते हैं, लेकिन सीधा लेटना ठीक नहीं। इसका कारण है क्योंकि जो पीछे का लंग है ना, वो जब सीधा लेटते हैं तो वो काम नहीं करता। जब हम आगे बैठते हैं या उल्टा लेटते हैं तो पीछे का लंग, जो पिछले हिस्से में लंग का 60% होता है, वो फिर काम अच्छे से करता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है उससे। और जिसका किसी का मान लिया 93 है, 94 है, 92 भी है, तो आप उस तरह लेटोगे तो 3% के लगभग आप बढ़ा लेते हो, 3 to 4% आप प्रोनिंग करते हो, बढ़ा लेते हो। सर एक हेल्दी इंडिविजुअल का ऑक्सीजन लेवल कितना बताते हैं साइंस में? मोर देन 94%। सर एक आखिरी सवाल, कुछ शिकायतें आ रही हैं निजी चिकित्सकों को लेकर, जैसे कि निजी चिकित्सकों द्वारा डरा कर मरीजों से बहुत ज़्यादा अनाप शनाप रुपये लिए जा रहे हैं, और इस तरह से मतलब मरीजों और डॉक्टरों के बीच में जो आपसी तनाव है वो बढ़ने लगा है।
तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो चिकित्सक को भी सोचना चाहिए, पेशेंट्स को भी सोचना चाहिए। कुछ तरह की बातें होती हैं, चिकित्सक के ऊपर भी बहुत सारा बोझ होता है। जब आप ओपीडी में होते हो, आपके सामने 70 पेशेंट खड़े हैं और आप उनको कहते हो कि आप दूरी बना के बैठते हो, वो दूरी बना के बैठते नहीं है। तो नेचुरली डॉक्टर भी ह्यूमन बीइंग है, स्वाभाविक है, तो उसको भी इरिटेशन कभी कभी हो सकती है। लेकिन पेशेंट को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई ये एक आदमी देख रहा है और इतने दिखाने वाले हैं, बारी बारी से दिखा लें, कोई समस्या नहीं है, सब कोई देखने को जरूर। लेकिन और ये ऐसी बात भी नहीं है कि लोग ऐसा करें। इस कोविड के समय में हर कोई संवेदनशील हो रहा है, हर डॉक्टर अपने हिसाब से सही कर रहा है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, हमने ऐसा सुना नहीं है। लेकिन इस पर क्या कहेंगे, जो कहा जा रहा है कि डरा करके ना उनसे पैसे अनाप शनाप ले जाते हैं, भी पेशेंट इतना क्रिटिकल है और इतना खर्चा आ जाएगा। आपके यहाँ हॉस्पिटल के बारे में सुना है कि बड़े मार्जिन, मतलब एक इकोनॉमिकल पेशेंट जो है वो भी आपके यहाँ से इलाज करवा सकता है। तो इन घटनाओं को कैसे देखते हैं सर, जो मतलब आमजन और डॉक्टर के बीच में जो ये स्थिति तनाव पैदा करने वाली है? नहीं, ऐसे तो सारे डॉक्टर अपने हिसाब से ठीक ठीक देख रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किसी को डरा भी नहीं रहा है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो नहीं करना चाहिए, बस सिंपल। हमारे पाठकों दर्शकों के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे इस महामारी के दौर के लिए? यही एक संदेश है कि भाई इस बीमारी से अगर बचना है तो आप घरों में चले जाओ, अननेसेसरीली घर से बाहर मत निकलो, और घर में भी आप मास्क का इस्तेमाल करो। अगर आपके घर में कोई भी किसी को जुकाम है, खांसी है या बुखार भी हुआ है, उसी दिन से उस आदमी को मास्क लगा दो, अलग कर दो, ये सोच करके इसको कोविड होगा, जब तक उसका पता ना लग जाए। और आप उसको कोविड मानकर चलो, और बाकी के लोगों को वो हम मास्क से बचा लेंगे। और बगैर बात आप घरों से निकलना कुछ दिन के लिए बंद कर दो। सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ये थे IMA अध्यक्ष डॉक्टर एस सी देहिया, जिन्होंने बताया कि इस नेगेटिव भरे माहौल में अपने आप को किस तरह से पॉजिटिव रखा जा सकता है। और डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 80 से 85% तक इलाज इंसान अपने घर में रहकर भी कर सकता है। स्ट्रीटमल परिवार आपसे आग्रह करता है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। स्ट्रीटमेल के लिए गोल्डी ग्रोवर सहयोगी लवकेश बंसल के साथ।